Good morning, everyone. This is history lecture, and today we are going to start a new topic, framing the Constitution, the beginning of a new era. The Indian Constitution came into effect on 26th Jan 1950. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को जो है वो केम इनटू इफेक्ट, वो लागू हुआ। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डैट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड जो इंडिया एक लार्ज कंट्री है और इसमें अलग अलग कल्चर के, कास्ट के, रीजन के जो लोग पाए जाते हैं, बट इट्स यूनिटी इज़ इट्स स्ट्रेंथ। तो हमारी जो यूनिटी है, जो हमारी यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वो जो डाइवर्सिटी है वो हमारी किसी तरह से भी वीक पॉइंट नहीं है, वो हमारी यूनिटी है। लोग जो हैं वो मिलजुल के रहते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है डैट वाज डेवलप एंड डिज़ाइन टू कीप द नेशन टुगेदर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया, तो उस वक्त ये दिमाग में रखा गया कि हमारे देश में जो अलग अलग कल्चर के, कास्ट के, रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनको कैसे एक जो है एक यूनिट फॉर्म में कैसे एक नेशन को जो टुगेदर करके रखना है, इसी तरह से डिज़ाइन किया गया। तो लेकिन बहुत सारे जो है डैट आर द इट्स ऑट टू द हील वाउंड्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो हमारे अपने जो पुराने जो पार्टीशन के दौरान 1947 के जो वाउंड्स थे, जो जख्म थे, उनको भरना था, उनको हील करना था, और प्रेजेंट को भी जो है आगे देख के चलना था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पीरियड में बहुत सारे जो हैं वो मते पास हुए, बहुत सारे 11 सेशंस बने, और इसको जो टाइम लगा 165 डेज़ लगा। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, संविधान बनने में टाइम लगा। तो इसमें बहुत सारी जो कमेटीज़ बैठी गई और डिफरेंट कमेटीज़ ने जो बार बार इसको रिवाइज़ करके, रिफाइनिंग करके बहुत सारे ड्राफ्ट जो थे वो बनाए गए। और ये पिक्चर आप देख रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था दिसंबर 1949 को जो साइन किया गया आफ्टर द 3 years ऑफ डिबेट। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 साल जो है वो वक्त बताया गया, जो डिबेट्स के बाद जो तैयार हुआ उसके ऊपर साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है और टमल्टियस टाइम। टमल्टियस टाइम होता है कि जो एक बड़ा टफ टाइम होता है, हार्ड टाइम होता है। इंडिया जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना ऑन द 15 अगस्त 1947 में, लेकिन इंडिया को जो है 2 हिस्सों में भागों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो मेमोरीज थी क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में, वो स्टिल स्टैंड था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी वजह से जो हिंदुस्तान था वो 2 हिस्सों में जो है वो भटके रह गया था। तो इस तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी, किसी भी तरह से वो कोई भी किसी सेटलमेंट के लिए जो वो हिस्सेदारी नहीं निभा रहे थे। किसी भी तरह से मुस्लिम लीग जो है वो अपनी जो है वो सेटलमेंट करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि लगातार वो जो हैं वो एक 2 नेशन थ्योरी जो आपने पढ़ी हुई है कि जो 2 नेशन का जो है वो हिस्से चाहते थे। उनको एक पाकिस्तान के मतलब उनको एक अलग से जो है वो अपनी कंट्री चाहिए थी, जिस कारण उन्होंने बोला है कि 1946 से जो है लगातार जो किलिंग्स थी बहुत सारे जो है, तो हिंसा जो थी वो कलकत्ता में स्टार्ट हो चुकी थी। लगातार जो दंगे फसाद की वजह से जो है नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट जो था पूरी हिंदुस्तान का, वो लगातार जो है वो दंगों के साथ चलता जा रहा था, लगातार स्प्रेड होते जा रहे थे। इस तरह जो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो था वो अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द एरा ऑफ वायलेंस एंड ब्लडी जो है मास्कर। तो इस तरह जो है बहुत सारा जो है एक दहशत में और बहुत ज़्यादा वायलेंस के दौरान जो है, एक टाइम पीरियड के दौरान जो है वो हमें क्या मिली, पार्टीशन मिली। तो इस तरह एक ये बोला जाए कि हमारे लिए एक खुशी का या होप का जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त 1947, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा दिन था जिस कारण वो लोग लगातार जो हैं वो उनके लिए ना भूलने वाली जो टाइम था वो था, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे जो हिंदुस्तान में उस वक्त जो रहते थे, तो इंडिया में रहते थे, उनको जो है माइग्रेट होना पड़ा पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे जो सिख और हिंदू जो लोग रहते थे, उनको माइग्रेशन करनी पड़ी कहाँ पे, इंडिया में। तो उनके जो लगातार जो उनके इतने टाइम से वो लगातार रह रहे थे,
तो इतने टाइम से जो है वो लगातार वहाँ पे रह रहे थे। तो इस तरह ऐसा था कि उनकी एज ओल्ड रूट जो थी, मतलब उनकी लगातार जो पुरानी जड़ें थी उनको ही उखाड़ना था। तो इस तरह मिलियंस ऑफ जो रिफ्यूजीज थे वो एक से दूसरी जगह के ऊपर मूव करने लगे। बहुत सारे पाकिस्तान से जो मुस्लिम्स हैं तो उनको हिंदुस्तान से जो है वो जाना पड़ा, और बहुत सारे जो पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम्स थे तो उनको जो है वो हिंदुस्तान में आना पड़ा। तो बॉर्डर एरिया के ऊपर जो है हज़ारों क्या लाखों की गिनती में जो है वो लोग मारे गए। और लगातार ये जो टाइम था तो ये काफ़ी हमारे लिए डिसअपॉइंटेड वाला टाइम था। तो बहुत सारे लोग जो थे उस वक्त लगातार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से वो एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए थे। तो नेक्स्ट वन है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो विंटर 1945-46 के इलेक्शंस में जो है जो प्रोविंशियल असेंबलीज हुई उसमें लगातार जो है प्रिंसली स्टेट्स के भी जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक्त हमने पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इन इंडिया। तो उसमें कुछ रियासती राज्य थे तो उनको भी शामिल किया गया, लेकिन उस वक्त 82% जो मेंबर्स थे असेंबली के वो कांग्रेस पार्टी के थे, जिस कारण उनकी मेजॉरिटी थी। और लगातार जो कांग्रेस थी उनकी एक डिफरेंट वॉइस थी, एक लोगों के लिए जो वो चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जो एक यूनाइटेड नेशन हो। वो किसी भी हक में नहीं थे टू नेशन में, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो लगातार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रही थी, डिमांड कर रही थी लगातार कि देश का जो है वो बंटवारा होना चाहिए। इस तरह लगातार ये ओपिनियंस जो थे, ये डिस्कशंस जो थी वो चलती रही और 1947 में देश का जो है वो बंटवारा हो गया। इस तरह जो कांग्रेस थी तो लगातार उनके जो ओपिनियंस थे, तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो सभा में बैठते थे तो जितने भी मते पास होते थे तो ये लगातार हर कोई जो है अपने व्यूज़ देता था। ये व्यूज़ जो हैं वो लगातार इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता था। तो अपने अपने ओपिनियंस जो हैं वो लगातार रखे जाते थे और ये जो आर्गूमेंट्स होते थे वो बाद में न्यूज़पेपर्स में और पब्लिक डिबेट्स में जो है वो लोगों के सामने एज अ पब्लिक प्रपोजल्स जो हैं वो सामने रखे जाते थे, ताकि बहुत सारे जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो हमने देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, संविधान बनाना था, तो हमारे नेता चाहते थे कि जो हमने इतनी जदोजहद करके जो है वो अपनी फ्रीडम हासिल की है, तो इसलिए हमें पब्लिक के जो ओपिनियंस हैं उसको देखना चाहिए। तो बहुत सारे सेफगार्ड जो हैं अपनाए गए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेके, क्योंकि उस वक्त 12% जो लोग थे वो मुस्लिम माइनॉरिटी थी, तो उनको कैसे टैकल करना था आफ्टर द पार्टीशन। तो इस तरह बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के साथ और बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट लोग थे तो उनके साथ उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से जो है सिद्धांत अपनाने थे। और इस तरह लगातार जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे जो, और बहुत सारे कल्चर राइट्स थे, सोशल जस्टिस थे। तो लगातार ये असेंबली में एक पब्लिक डिस्कशन और डिबेट का जो है वो मुद्दा बनते रहे। नेक्स्ट वन है एक जो दो डोमिनेंट वॉइसेस। तो डोमिनेंट वॉइसेस में हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें नियर अबाउट 300 मेंबर जो थे इस असेंबली में शामिल हुए, जिसमें 6 मेंबर जो थे आउट ऑफ देम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, काफ़ी उनका जो इम्पोर्टेंट रोल था, जिसमें 3 जो थे वो कांग्रेस के मेंबर थे, जिसमें नेहरू थे, पटेल थे और हमारे राजेंद्र प्रसाद जो नेता थे। तो इसमें जो नेहरू जो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो है वो उन्होंने मता रखा। इसके आगे बहुत सारे जो उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग होगा इंडिया का तो वो एज अ हॉरिजॉन्टल जो है उसमें 3 कलर का होगा, जिसमें सैफरन वाइट और डार्क ग्रीन कलर का जो होगा तो इक्वल जो है प्रोपोर्शन में होगा। और सेंटर में उसमें जो है नेवी ब्लू जो है व्हील जो है एक चक्कर जो है वो बना होगा। वल्लभ भाई पटेल जो है वो आफ्टर वर्क बिहाइंड द कर्टन, दैट मीन्स वो पर्दे के पीछे जो है वो सामने होके नहीं काम करते रहे। तो सरदार पटेल का आपको पता ही है एक मेजर रोल रहा है कि उन्होंने जो हमारे प्रिंसली स्टेट थी तो उनको कैसे उन्होंने यूनिफिकेशन करवाया था, जो है सेक्शन करवाई थी, उनकी एक यूनिफिकेशन करवाई थी इंडिया के साथ, तो उनका एक मेजर रोल रहा था। इस तरह डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे असेंबली के।
वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने। तो इसके अलावा जो 2 वकील के एम मुंशी गुजरात से और अलादी कृष्णा जो स्वामी अय्यर जो थे मद्रास से, उनका भी काफ़ी मेजर रोल था। इस तरह जो BN राव थे सिविल सर्वेंट थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो एडवाइज़र का जो है वो रोल अदा करते रहे। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनका भी काफ़ी रोल था। तो BR अम्बेडकर का मेन ये रोल था, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने जो है ये जो ड्राफ्टिंग करनी थी, जितने भी ड्राफ्ट करना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है असेंबली में, तो उनको गाइडिंग जो है जितनी भी लाइन देनी थी। इस तरह ये जो हमारा वॉल्यूम बल्कि वॉल्यूम्स थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे जो है लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है, उसको लगातार 3 साल लगे, अप्रॉक्स बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लगे। जो एग्जैक्ट टाइम है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। आफ्टर द रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस विच वर प्रिंटेड, बहुत सारी डिस्कशंस हुई और बहुत सारे डिबेट्स हुए। So this is all about the introduction and first content about the framing of Indian Constitution. Maybe you all have understood. Thank you.